हमने अनूप सिंह का चरण धरा, हमने पीएन सिंह का चरण धरा, हमने पूर्णिमा नीरज सिंह का, संजीव सिंह का चरण धरा और हमने संजय सेठ का चरण धरा, हमने बिरंची नारायण का चरण धरा, क्योंकि इन्होंने हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियली, कल्चर के आधार पे सब तरफ से हमें डैमेज कर दिया। झारखंड में एनडीए और इंडिया का मूव नहीं दिखेगा, क्योंकि एनडीए इंडिया दोनों ने हमें लूटा है, दोनों ने, बिल्कुल दोनों ने हमें लूटा। ये पैसा, आपने ठीक सवाल बड़ी तगड़ा किया। ये पैसा आज जहाँ मेरी सभा थी, इतने लोगों ने चंदा दिया, आप देख सकते हैं। हम भी एक बार देखें आपके सभा में बदलाव संघ, एक और बताइए 100 रुपया। बस ये चंदा है हमारा। देखिए आज के डेट में हर कोई प्रताड़ित है, लेकिन वही है कि बोलेगा कौन। सब भाई मेरी रोजी छीन जाएगी, बड़े लोग हैं उनसे कैसे टकराएंगे, IAS IPS हैं, BDO CO हैं, बड़े अधिकारी हैं, कौन बोलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज एक छात्र इतनी बड़ी जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा और लोग इतनी निगाहों, उम्मीद भरी निगाहों से हमें देखेंगे। गला हमारा कटा है, शहादत हमारी हुई है, माताएं बहनें के मांग का सिंदूर हमारा उजरा है, और एक राजस्थानी गुजराती को यहाँ, यूपी बिहार के बंगाल के लोगों को यहाँ सांसद विधायक के रूप में हम स्वीकार नहीं होगा। पहले आप जनता को कंगाल करिए, उसके खेत खलिहान से आप बर्बाद कीजिए और फिर इसे 2-4 रुपया दीजिए। ये वोट के नाम पर हमारे ही चरण धरेंगे। जोहार। अभी हमारे साथ झारखंड के यूथ सेंसेशन कहें तो उभरता चेहरा, छात्र से राजनीति में आए, अब पार्टी बना लिए हैं, जयराम महतो हैं। अभी कुछ वक्त पहले मुझे मिले बोकारो में, और सिचुएशन ये था कि इनको कहना पड़ा कि मिथिलेश दा इंटरव्यू हम रोड पे नहीं दे पाएंगे, भीड़ हो जाएगा, आप कहीं चलिए। फिर एक जगह मिला है, एक घर है किसी सज्जन का, वहाँ इंटरव्यू हो रहा है। पहला सवाल यही रहेगा, छात्र से राजनीति में आए, पार्टी बना लिए, ये वाला पल बहुत कम लोग देख पाते हैं राजनीति में आने के बाद भी, कि जहाँ जाएँ वहाँ भीड़ उमड़ पड़े, लोग आपको देखने वाले, चाहने वाले, आपसे बात करने के लिए। कैसा फील करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मतलब लगता है कोई ड्रीम देख रहे हैं। जैसे ही हमारी किसी सभा में एंट्री होती है, उससे पहले जो वक्ता होते हैं, लोग डायरेक्ट बोलते हैं, शोर एक होता है टाइगर, टाइगर का शोर गूंजने लगता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं। तो कहीं ना कहीं एक ड्रीम का फीलिंग होता है कि जैसे हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं कि इस प्रकार का माहौल क्रिएट होता है। आज भी जहाँ गए थे, बाकायदा वहाँ खड़ा होकर हमको माइक लेकर बोलना पड़ा कि और 2-3 वक्ताएँ हैं, कृपया उनको सुन लें। लेकिन उन वक्ताओं ने भी सरेंडर किया कि नहीं, अब कितना भी सुनेंगे लेकिन उस दिल के साथ और ये सुनने वाले हैं नहीं। तो फिर हमको अपना संबोधन उनके संबोधन के बिना फिर स्टार्ट करना पड़ा। तो ये एक ड्रीम जैसा फील होता है, और इसके पीछे कारण यही है कि आज 23 वर्षों का झारखंड का ये शायद ही कोई ऐसा लीडर हुआ होगा जिसने इन ज्वलंत मुद्दों को इस तरह तार्किक होकर रखा है और निर्भय होकर रखा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिन बातों को हम रख रहे हैं, आसान नहीं है कि जो लोग सत्ता की शक्ति को अर्जित कर चुके हैं, उनका भी साहस नहीं उतनी बड़ी बड़ी बातों को रख पाना और लोगों को उस पर बात चर्चा कर पाना। कहीं ना कहीं हम भी यही सोच रहे थे कि आज जो है आपकी पॉपुलैरिटी जो है इस कदर अगर इस एरिया में दिख रही है, झारखंड के अलग अलग कोलों में दिख रही है, तो उसका कारण जो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप जो है जनता की वो आवाज़ बन रहे हैं जो जनता चाह रही थी। शायद कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद भी झारखंड के लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ की जो भी व्यवस्था है उससे नाखुश थे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। देखिए आज के डेट में हर कोई प्रताड़ित है, लेकिन वही है कि बोलेगा कौन। सब भाई मेरी रोजी छीन जाएगी, बड़े लोग हैं उनसे कैसे टकराएंगे, IAS IPS हैं, BDO CO हैं, बड़े अधिकारी हैं, कौन बोलेगा। तो जैसा चल रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा आया है जो निडरता के साथ बाकायदा बोल रहा है। अब तो देखिए लोग आलोचनाएं भी करना लगे कि नहीं, मैंने भड़काऊ बयान देते हैं। हम स्वीकार करते हैं, हमने दिया है। क्यों दिया है, उन कारणों को जानिए, क्यों नहीं। आज देखिए हम कहाँ उम्मीद लगा के बैठे। अगर हमने अधिकारियों को लताड़ा है खुले मंच पर, तो हमने क्या गलत कहा है। एक कलेक्टर का बयान आता है कि आपकी ज़मीन ज़्यादा है, अगर अधिग्रहण कर ही लिया, कब्जा कर ही लिया तो क्या फ़र्क हुआ, क्या ये शोभा देता है उनका बयान? तो ये तो कलेक्टर का बयान है। BDO CO की बात करेंगे तो खैर झारखंड में जो लूट मची है, जो बर्बाद किया गया झारखंडियों को, उसका कोई कहानी नहीं। कहानी की जो किताब लिखेंगे वो किताब पूरी नहीं होगी, इतना दर्द है। तो मैंने उन मुद्दों को रखा जो झारखंड के लोग जानना चाहते थे, जो चाहते थे कि झारखंड के लोग कोई मीडिया के सामने रखे। क्योंकि आज के डेट में हम जमशेदपुर में बैठे थे, बाकायदा उन्होंने कहा कि MP MLA भी अगर हम लोग को इंटरव्यू देने आते हैं तो बोलते हैं टाटा पर मत बात कीजिए, और आप हैं जो बात करते हैं। हम बोले क्यों नहीं करेंगे, डिमना लेक में उनका 1300 करोड़ का बकाया है। आज धनबाद नगर निगम है, बोकारो नगर निगम है, तो जमशेदपुर नगर निगम क्यों नहीं है, ये तो सवाल करेंगे ही। लेकिन ये MP MLA हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन मुद्दों को रखा और तार्किक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जो जेन्युइन मुद्दे थे। स्टार्टिंग में लोगों ने धनबाद बोकारो तक सीमित रखने की बात कही कि धनबाद बोकारो के बाहर लड़का नहीं जा पाएगा, तो अपनी कुर्मी जाति के बाहर लड़का नहीं जा पाएगा। लेकिन हमने सारे मिथकों को, सारे जो कयास थे उनको तोड़ कर दिखाया। हमने कोडरमा, चतरा, जामताड़ा,
आपका लातेहार इत्यादि सिमने, गुमला इत्यादि जिलों में भी सभा किया और उसी अनुपात में सभा किया जिस अनुपात में धनबाद और बोकारो की सभाओं में लोग उमड़ते हैं। अच्छा, प्लान किए थे क्या कि ऐसा करना है, पहले छात्र की आवाज़ उठाना है, फिर राजनीति में कदम रखना है? नहीं, ये अचानक एकाएक होता चला गया, क्योंकि प्लान करने से 20 साल 50 साल लग जाता, पता नहीं सफल भी होते कि नहीं। क्योंकि आप मिथिलेश दास सिंपली एक लॉजिक कि एक साधारण सा लड़का जो पीएचडी की पढ़ाई में मग्न था, जिसका ख्वाब था कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कुछ किताबों को लिखेंगे और अगर समय मिला तो पार्ट टाइम कहीं लेक्चर का जॉब करेंगे। मैं बोलता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो झारखंड की व्यवस्था है प्रोफेसर को लेकर और जो मैंने देखा है, हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हम लोग कोई फुल टाइम प्रोफेसर ही कर पाएंगे। पीएचडी कर रहे हैं, चूँकि रोजी रोजगार का सवाल है, इस जालिम पेट का सवाल है। पार्ट टाइम लेक्चरर भी मिला तो ठीक है, किसी प्राइवेट में भी जगह मिला तो ठीक है, कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे तो ठीक है, कुछ किताबें लिखेंगे तो ठीक है। तो एक पीएचडी करने वाला छात्र उस आंदोलन में जाता है, अपनी बातों से, अपनी बेबाक बातों से मीडिया के सामने फेस होता है और वह आवाज़ पूरे झारखंड तक जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज एक छात्र इतनी बड़ी जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा और लोग इतनी निगाहों, उम्मीद भरी निगाहों से हमें देखेंगे। ये कभी उम्मीद नहीं, कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है ना। मैंने खुद एक्सेप्ट किया था। एक छोटा सा मैंने कार्यक्रम था पुतला दहन का, उसमें शामिल होने गए थे, 50 गो लड़कों की संख्या थी, पुतला दहन हुआ, मीडिया का बयान आता है और जो बातें मैंने 19 मिनट तक रखी उसमें झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड पर अत्याचार, शोषण, दर्द, पीड़ा, तमाम गाथाओं को मैंने 19 मिनट में कह दिया। तो लोगों को लगा कि वो एक लड़का नहीं है, वो झारखंड की एक ऐसी आवाज़ है जो वास्तव में जेन्युइन है और उसका साथ देना चाहिए। यूपीएससी जेपीएससी के बारे में दिमाग में आया था? नहीं, देखिए उतना कभी झूठ बोल के फ़ायदा नहीं। जेपीएससी का आया था, जेपीएससी का एग्ज़ाम भी बैठे थे, जिसमें मुझे लगता है कि 180 से 200 के बीच मेरा नंबर भी था। तो अनुमानित जो मिला था चार्ट मिलाने का, उसके हिसाब से 200 के आसपास था। तो उससे और 20 से कुछ ज़्यादा की संख्या में मेरिट बना था पहला जो एग्ज़ाम था। तो अभी बिना तैयारी किया था, क्योंकि हम पीएचडी कर रहे थे और थेसिस भी लिख रहे थे और जेपीएससी दोनों संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे थे। तो ख्वाब ये था कि अगर होगा तो झारखंड लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उन पर बैठेंगे और बाकायदा उसकी तैयारी थी। और मैंने फुल फोकस पीएचडी पर ही था, तमाम किताबों को पढ़ना। पीएचडी अपने आप में एक अलग दुनिया है, क्वारंटाइन है पीएचडी का मतलब। ऐसे तो लोगों ने कोरोना आने के बाद क्वारंटाइन देखा, लेकिन जो पीएचडी का छात्र होता है उसका मतलब ही होता है पीएचडी का पूरा फुल टाइम क्वारंटाइन। सिर्फ किताबों के अलावा किसी से दिल लगी नहीं, किताबों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं, मैंने खाना भोजन सब भूल जाना। वो हुआ था जो स्टार्ट, जब अभी तो खैर आंदोलन में आ गए हैं, अभी तो समय बहुत कम निकलता है, लेकिन जब पीएचडी का मैटर था प्रत्येक सप्ताह में एक बुक ऑर्डर करना है। कोई दोस्त, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, कोई दोस्त, चूँकि मेरा जो क्षेत्र है तो चाची वो भी एक पलायन क्षेत्र है, रोज़गार के साधन नहीं है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में रहते हैं। तो मेरे दोस्त जब भी आ जाते, प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में कोई ना कोई कहीं से आता है, कोई हैदराबाद से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कर्नाटक से आया। तो देखिए जब दोस्त आते हैं, मैं जिस उम्र में हूँ, वो पहला क्या बोलेंगे, चलो कहीं पार्टी करते हैं। तो हम उससे पूछते हैं कि जब पार्टी तुम करोगे तो क्या खर्चा होगा? तो बोले यार तुम जो बोलोगे एवरेज 1000 तक होगा। हम बोले नहीं, 2 मेरी बुक ऑर्डर कर दो। तो फिर मुल्क राज आनंद गुगी का नाम सजेस्ट करते थे, उस पर हम बुक ऑर्डर कराते थे और इसी प्रकार मेरी पीएचडी चल रही थी। प्रत्येक 2 महीना में, 1 महीना में कोई आता था, पार्टी कराएंगे। हम बोले हम पार्टी नहीं करेंगे, तो हमें बुक ऑर्डर कर दो। और बाकायदा मुझे लगता है कोरोना के पीरियड में मैंने 77 बुक ऑर्डर किए थे। अच्छा, क्या सोचे हैं, कुछ प्रण वगैरह लिए हैं क्या? देख रहे खाली पैर पे आप हमेशा रहते हैं और लगातार धुआंधार आपका सभा भी चल रहा है, बदलाव संकल्प सभा भी चलता है, छोटा छोटा सभा भी चलता है और राजनीतिक सभा भी चलता है, कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते हैं। डुमरी में बहुत बड़ा आप लोग करम महोत्सव भी करवाएं, मतलब क्या कुछ प्लान आउट करके रखे हैं? देखिए हम चाहते हैं कि झारखंड को अगर नए सिरे से तैयार करना है तो हर एक बिंदु पर बात करनी होगी। मैं शिक्षा पर बात करता हूँ, रोजगार पर बात करता हूँ, विस्थापन पर बात करता हूँ। तो संस्कृति भी एक अभिन्न अंग है झारखंड का। राजनीति तो है ही, राजनीति तो हम लोग को करनी ही करनी है, लेकिन संस्कृति भी एक अभिन्न अंग है। बिहार की अपनी संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, उड़ीसा की अपनी संस्कृति है, गुजरात की अपनी संस्कृति है, तमिलनाडु की अपनी संस्कृति है, तो झारखंड की भी अपनी संस्कृति है। हालांकि झारखंड की संस्कृति में विविधता है, तो उस विविधता भरी संस्कृति को भी हमें उजागर करना है कि बीते विस्थापन के कारण, खनन के कारण, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने के कारण बाहर के लोग हमारे साथ आए, घुल मिल गए, हमारे साथ रहन बसन किए उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को हमें थमाया, अपनी भाषा को हमें थमाया, अपने तौर तरीकों को हमें थमाया और धीरे धीरे हमारी जो मूल पहचान थी संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गई या धीरे धीरे डैमेज हो गई। तो कहीं ना कहीं जब हम झारखंड को रिवाइवल करेंगे, झारखंड को फिर से रीएस्टेब्लिश करेंगे, तो हमें उन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एजुकेशन की आवश्यकता होगी, पॉलिटिक्स की आवश्यकता होगी, हमें अपनी कल्चर की आवश्यकता होगी।
भी, तो सारी चीज़ों को मिलाकर चलते हैं। जैसी जहाँ सभाएं होती हैं उस अनुसार हम अपनी बातों को रखते हैं, और मैंने वही किया है। जहाँ तक अपने खाली पाँव का बात कहा, तो मैं चूँकि मुझे लगता है जब भी मैं सभाओं में जाता हूँ तो कम से कम 3-4 महापुरुषों को माल्यार्पण करते हुए जाता हूँ। तो मेरा सिद्धांत बचपन से रहा है, चप्पल जूता जो ज़्यादातर फुटबॉल क्रिकेट खेले हैं तो ज़मीन से जुड़कर रहे हैं, और जब महापुरुषों की प्रतिमा सामने आती है जाहिर सी बात चप्पल जूता को खोलना होगा, वहाँ खोलना है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जीवन काल में नेताओं का जितना पाँव धोकर स्वागत नहीं हुआ होगा, मेरा इन 2 सालों में उससे कहीं ज़्यादा गुना पाँव धोकर स्वागत हुआ है। तो फिर वहाँ पाँव धोने के समय छोटी छोटी बहन लोग इंतजार कर रही है, वहाँ अगर जूता पहने हैं तो फिर खोलना होगा। तो इसलिए हमने डिस्कस किया, निर्णय लिया है कि जब भी किसी सभा में जाएंगे तो जूता चप्पल के बगैर जाएंगे। और बाकायदा ये भी आपके चैनल के माध्यम से दावा करते हैं, क्योंकि सबकी आस्था, भारत आस्थाओं का देश है। किसी की मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की गुरुद्वारे में, तो किसी के सराय के पेड़ के नीचे आस्था है। लेकिन मेरा मानना है कि उससे भी और एक आस्था है जिसे हम लोग सदन कहते हैं, क्योंकि वहाँ इस देश का निर्माण होता है, इस देश का निर्धारण होता है। तो यदि हमें सदन में भी जाने का मौका मिला तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वचन देता हूँ, वहाँ भी मैं खाली पाँव प्रवेश करूँगा, क्योंकि वो किसानों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। चूँकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे ओ किसानों, एक नज़र रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखो लाल किला की मचान पर। तो यदि सदन में भी हमें जाने का अवसर मिला, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ भी खाली पाँव ही प्रवेश करेंगे। सदन की बात हुई तो सदन में किस सीट से जाना पसंद करेंगे और जाके पहला काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले लोकसभा, चूँकि दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी होगी। लोकसभा की बात करें। हाँ, दिल्ली को भी हमारी दहाड़ सुननी होगी, दिल्ली को भी हमारे दर्द को सुनना होगा। कौन सा सीट से जाना चाहेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, अभी तो जैसा हमारी टीम का तय करेगी, क्योंकि सभी की रायशुमारी के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, और हमारी पर्यवेक्षक की टीम जाएगी और एक सीट को तय करेगी और उसी सीट से लड़ेंगे। लेकिन अनुमान है, लोग अनुमान लगा रहे हैं या तो धनबाद या तो गिरिडीह से आप लड़ेंगे। नहीं, रांची तक भी जा सकते हैं। रांची राजधानी है और राजधानी में एक अलग माहौल बनेगा, एक माहौल क्रिएट होगा, तो राजधानी भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसी संजय सेठ पे पिछले बार बदलाव संकल्प सभा में हमलावर थे, इसी कारण ये तो संभावना है कि रांची की भी सीट तक जा सकते हैं, क्यों ना जाएं। एक राजस्थान हरियाणा का आदमी यहाँ सांसद बनेगा। खैर, भारत का लोकतंत्र किसी को आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हम क्यों स्वीकारेंगे भाई। गला हमारा कटा है, शहादत हमारी हुई है, माताएं बहनें क्या मांग का सिंदूर हमारा उजरा है, और एक राजस्थानी गुजराती को यहाँ यूपी बिहार के बंगाल के लोगों को यहाँ सांसद विधायक के रूप में हम स्वीकार नहीं होगा। वह रोजी रोजगार के लिए आए हैं, स्वागत है। भाईचारे के साथ स्वागत है। रहन बसन करने आए हैं, स्वागत है। राजनीतिक नेतृत्व अब हम ही लोग करेंगे। अच्छा, इसी बात पे अब जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपके अनूप सिंह पे एक बयान वो वायरल हुआ, संजय सेठ वाला भी वैसे ही वायरल हुआ। तो ये लोगों को तो जनता चुन के भेजी है ना, इनके पास जनाधार है। बिल्कुल आपने सही कहा, जनता ने, झारखंड की जनता को अपने वोट की वैल्यू नहीं मालूम है। आज देखिए, आज बोकारो स्टील में लोग लगातार धरना दे रहे हैं, क्यों? अपनी वोट का वैल्यू नहीं मालूम है। उन्होंने अपने नेतृत्व को नहीं चुना। आज 70 सालों में नेतृत्व नहीं चुन पाए। अगर ढंग का सांसद चुनते हैं तो किसकी क्या मजाल थी कि आज अधिकार से वंचित रखा जाता। तो कहीं ना कहीं वोट का वैल्यू नहीं मालूम। अब झारखंड के लोगों को आभास हो रहा है कि हमने क्या खोया है, और आज अगर फिर खोते रहें तो फिर हमारा क्या खोने वाला है। यह बात का सही बात है, जनाधार है। क्यों? आखिर इस चीज़ को भी, कारण को भी जानना होगा कि आखिर हमारे ही नेता जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारी बर्बादी चाहते हैं, उनको चुना क्यों? ना सबसे पहला बात, उन्होंने हमें आर्थिक डैमेज किया। आर्थिक डैमेज कैसे किया? ना धनबाद बोकारो की बात करें, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये खनन क्षेत्र है। आर्थिक डैमेज किस प्रकार हुआ कि सारी ज़मीनें हमारी है, चाहे वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की बात करें या बोकारो सेक्टर की स्टील की बात करें, या फिर आप धनबाद के कल कारखानों की बात करें, या फिर सिंदरी के कारखाने की बात करें, या माइथन की बात करें, या फिर गोविंदपुर और चंद्रपुरा CTPS की बात करें, और बैरमो CTPS की, BTPS की बात करें, वो ज़मीनें हमारी हैं। यानी सबसे पहले बात, हम लोग किसान हैं, और किसान का आर्थिक उन्नति उसके खेत से होता है। उन्होंने बहुत चालाकी के साथ उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर सबसे पहले हमारे खेतों को छीन लिया। अब उस पर अगर रोजगार का अधिकार हमारा था, अगर उस पर कोई नियोजन बनता, आज जहाँ बैठे ये भी विस्थापित क्षेत्र, आपकी जानकारी के लिए बता दिए, भवानीपुर साइड है, ये भी विस्थापित क्षेत्र है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारी ज़मीनों को हमसे अधिग्रहण किया। उसके बाद वहाँ जो भी कल कारखाने स्थापित हुए, उन पर नियोजन हमारा अधिकार बनता है। 75% अधिकार हमारा बनता है। हमारा नहीं, हम तो कहेंगे विस्थापितों का बनता है। वो झारखंड का भी नहीं, विस्थापितों का बनता है। लेकिन वहाँ क्या क्या, आज जाके देखिए, GM हमारे नहीं, CMD हमारे नहीं, HR हमारे नहीं, सुपरवाइजर हमारे नहीं, प्राइवेट जो मैंने
परमानेंट वर्कर्स हैं वो भी हमारे नहीं, हमारे वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट में है, हमारे जो वर्कर्स है वो ठेकेदारी में है, हमारे वर्कर्स आउटसोर्सिंग में है, परमानेंट भी नहीं है। यानी उन्होंने हमें इकोनॉमिकली डैमेज किया। सबसे पहले हमारे खेतों को लिया, बहुत अनगिनत खेत हमारे बर्बाद हो गए। धनबाद बोकारो की बात करें तो आंसू आएंगे आंखों में। अनगिनत खेत हमारे बर्बाद कर दिए, यानी हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर दिया। अब जब वहाँ कल कारखाने लगे तो वो भी हमारा हिस्सा था, उस पर रोजगार का साधन हमें मिलना चाहिए था। तो हमारी जब इकोनॉमी को डैमेज कर दिया, जब हमारे पास इकोनॉमी नहीं, तो जिसका इकोनॉमी खत्म होता है वो समाज भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उनकी राजनीति कमज़ोर हो जाती है, उनकी संस्कृति कमज़ोर हो जाती है। तो आज उसी कारण हमारी इकोनॉमी को डैमेज किया गया, हम पॉलिटिकली कमज़ोर हो गए। जब पॉलिटिकली कमज़ोर हो गए तो उनके पास इकोनॉमी थी, संजय सेठ नाम से ही लग रहा है सेठ है, उनके पास इकोनॉमी थी। फिर हमें क्या किया, वो हिटलर की कहानी आपको सुनाएंगे। हिटलर एक दिन अपने सदन के भीतर एक मुर्गे को लेकर आए, उस मुर्गे का एक एक पंख को नोच डाला। मुर्गा रो रहा था, मुर्गा चिल्ला रहा था, मुर्गा दुखी हो रहा था, एक एक पंख को नोचकर फेंक डाला हिटलर ने। और फिर क्या किया, मुर्गे को कुछ दूर में छोड़ दिया और हिटलर खड़ा हो गया और फिर एक एक दाना डालता गया, मुर्गा चुगता चुगता हिटलर के चरणों में आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले आप जनता को कंगाल करिए, उसके खेत खलिहान से उसे आप बर्बाद कीजिए और फिर इसे 2-4 रुपया दीजिए, ये वोट के नाम पर हमारा ही चरण धरेंगे। हमने अनूप सिंह का चरण धरा, हमने PN सिंह का चरण धरा, हमने पूर्णिमा नीरज सिंह का, संजीव सिंह का चरण धरा और हमने संजय सेठ का चरण धरा, हमने बिरंची नारायण का चरण धरा, क्योंकि इन्होंने हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियली, कल्चर के आधार पे सब तरफ से हमें डैमेज कर दिया। तो जिन विधायकों का आप नाम ले रहे हैं, इनके इन विधायकों के क्षेत्र में कई ऐसे कल कारखाने हैं और ये लोग जितना वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, आज के डेट में आप वहाँ पहुँच रहे हैं, इसका कारण क्या? लोग बोलते हैं कि वसूली हो रहा है। जी नहीं, हम पहुँच रहे हैं जब कोई मुद्दा आता है, जब कोई खासकर जब किसी मजदूर का मैंने वहाँ डेथ होता है, वैसे कंडीशन 20 कंडीशन हम हुआ ऐसा जहाँ हम गए हैं और मुआवजा मिला है, जबकि वो कंडीशन विधायक को हैंडल करना चाहिए था, वो कंडीशन किसी MP को हैंडल करना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ गए। जिस दिन ये आरोप आप जो कह रहे हैं अगर सत्य होता है, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। हम वहाँ तभी जाते हैं जब किसी मजदूर का देहांत होता है, या फिर तभी जाते हैं जब मजदूरों को सताया जाता है, तभी हम जाते हैं, बात के लिए जाते हैं। बाकायदा हम हमारे नाम से ही तो प्रबंधन मीटिंग करने से इनकार कर देता है, तो फिर सवाल ही नहीं है। ये तो मैंने अनर्गल आरोप हैं, निराधार बयान है। बाकायदा बिल्कुल आप जिनका नाम लिए सबके जगह इंडस्ट्री है, अनूप सिंह के पास है, पूर्णिमा नीरज सिंह के पास है, बिरंची नारायण के पास है, राज सिन्हा के पास है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अपने लोगों को वहाँ भरने का काम किया है। उन्हें भविष्य वे वोटर बनेंगे उनके, और जो यहाँ के मूल लोग हैं धीरे धीरे हाशिए पे चले जाएंगे। और मैं आज कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि मुझे भी अब शंका होती है अपने जीवन को लेकर, स्वाभाविक है, क्योंकि आज के डेट में से मैंने सभी दलों से दुश्मनी मोड़ लिया है। अब तो मैं जो गलत अधिकारी हैं उनको भी खुलेआम चुनौती देता हूं। तो जाहिर सी बात है, मैंने बहुत शत्रुता मोल लिया है अपनी निडरता के कारण, मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन 23 साल का झारखंड हो चुका है, जितनी बर्बादी हुई है उससे 2 गुना बर्बादी। और 2046 सामने आएगा, 2023 से जब 2046 सामने आएगा, आपकी उम्र आज शायद 40 के आसपास होगी, आप 60 के आसपास होंगे, उस समय आप एक मंझे हुए पत्रकार होंगे, और जब उस समय जब आप कवरेज करेंगे तो झारखंड को और 2 गुना बर्बादी में पाएंगे। ये मैं लिख के कह रहा हूँ। उसका उदाहरण देता हूँ, चूँकि मैंने दिल्ली की बात कही, मैंने MP की बात कही। एक सड़क आई है भारतमाला योजना, और एक सड़क आई है आपका रांची से होते पेटरार होते फिर जैना मोड़ में मिलेगी। एक बात बताइए, इसका मकसद क्या है? दूसरी सड़क में कौन चलेगा? भारतमाला चलेगी कलकत्ता से बनारस। हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो कलकत्ता से बनारस जाती है, NH-19, उसका नाम NH-2 था, अभी NH-19 है। चूँकि मैं विस्तार से बात करूंगा, चूँकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, उन्हें समझना चाहिए। जब ऑलरेडी हमारे पास सड़क है बनारस से कलकत्ता, चौपारण, बरही, बरकट्ठा, बरवड्डा, डुमरी, इसरी, निमिया घाट, तोपचांची, राजगंज, बरवड्डा, निरसा होते हुए जब ऑलरेडी हमारे पास वो सड़क है, तो ये दूसरी सड़क की आवश्यकता किसके लिए और क्यों है? क्या कोई किसान, कोई आम व्यक्ति उस पर अपनी 2 चक्का लेकर इधर बनारस और इधर कलकत्ता जाएगा? नहीं जाएगा, चूँकि ये टारगेट है। चूँकि NDA की विचारधारा है कि खेत खलिहान को बर्बाद करो, वही हिटलर की विचारधारा कि वो तुम्हारे कदमों में होगा। जिस तरह मुर्गे को नोच कर ख़त्म किया, फिर अंत में 2 मुट्ठा चावल थमा दीजिए, वही फ्री का चावल, फिर वो तुम्हारे कदमों में होगा। हमें आज़ादी चाहिए, हमें वो आज़ादी चाहिए, हमारी मूल आज़ादी, हमारी खेतों की, उन फैक्ट्रियों पर हमारे अधिकार की, उस नियोजन पर हमारे अधिकार की। तो इसलिए हमें MP जाने की आवश्यकता है। MP की बात कर रहे हैं तो अभी तो फिलहाल जो देश का मूव दिख रहा है, इंडिया बनाम भारत है, इसमें जयराम मैं वचन देता हूं, झारखंड में उस मूव को नहीं आने दूंगा। झारखंड में विस्थापित की बात होगी, झारखंड में शोषण की बात होगी, झारखंड में अन्याय की बात होगी, झारखंड में
एनडीए और इंडिया का मूव नहीं दिखेगा, क्योंकि एनडीए इंडिया दोनों ने हमें लूटा है, दोनों ने, बिल्कुल दोनों ने हमें लूटा है। इसलिए झारखंड में इस मूव को हटा देंगे, और खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र में वचन देता हूँ, इस मूव को मैं हटा दूंगा, इस मूव को यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्योंकि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे विस्थापन की बात करेगा, जो दिल्ली में 40 मिनट की मीटिंग हमारे पे करेगा, क्योंकि हमने 40% खनिज संपदा दिया है। हम केवल दिल्ली खिलौना बनने नहीं गए हैं, हमारे नेता तलवे चाटने नहीं गए हैं, हमारे अधिकार के लिए गए हैं, हमने अधिकार के लिए भेजा है। तो दिल्ली को इस बात की चुनौती होगी, अगर हम लोग गए 40 मिनट का हमें मीटिंग चाहिए, हमारे विस्थापन पर, हमारे शोषण पर, हमारे जुल्म पर, झारखंडियत पर, झारखंड के एक विशेष राज्य पर 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य। तो ये मूवमेंट यहाँ नहीं दिखेगा। जब भाषा पे शुरू किए थे, फिर 60-40 का विरोध किए, 1932 आया, लेकिन कुछ कारगर होते दिख नहीं रहा है। तो और सरकार जो मौजूदा सरकार है वो भी इसी को लेकर आई थी, लेकिन वो भी असफल दिख रही है कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं इससे दिख रहा है कहीं ना कहीं जो है जनता के वो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको टच करके लोग पहुंच तो जाते हैं एक शीर्ष जगह पर, लेकिन वो मुद्दा रह जाता है। तो एक ये शक कहीं आप पर भी तो नहीं है? हम लोग स्पष्ट कहेंगे, जब भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग का जो उससे पहले हम लोग कोर्ट एफिडेविट बनाएंगे। हम लोग की जो चुनाव में अगर जीत जाते हैं MP MLA का चुनाव, तो उसमें भी 50% to 75% राशि हम लोग जनता के कोष में देंगे। हम लोग न्यू पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। हम लोग लग्जरी गाड़ियाँ, वो आगे पीछे बॉडीगार्ड की संख्या, वो VIP वाली फीलिंग, उन सारी चीज़ों को निराधार करते हुए हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे जिसकी आज वास्तव में झारखंड को ज़रूरत है। उम्मीद है हम लोग नहीं बदलेंगे, और उसका वचन देते हैं। आज हम बीमार अवस्था में हैं, कोई भी एक युवा, उसे बहुत प्यार होता है अपने शरीर से, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मेरे सामने जो मेरे साथी बैठे उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, 2 बजे 3 बजे रात को खाना नसीब होता है, बीमार बात, क्योंकि गले की रोटी खा रहे थे एक दिन यही चास में ही, हमको गाँव है भूया डाड़का करके कुछ है, वहाँ रोटी बनाता, हम बोले रोटी नहीं खा पाएंगे, घी डाल दीजिए, बकायदा घी भी डाला गया। जब गला में यहाँ तक गया तो फिर खींच के बाहर निकाल दिए। इस पीड़ित अवस्था में फिर भी हम अपना सब कुछ निछावर किए। अगर तो देख रहे हैं आप धुआंधार कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि हमें अपनी जरा से भी फिक्र होती और हम भी उनके उन जैसे नेताओं के साथ अगर जरा सा भी लक्षण होता, तो पहले अपने शरीर का ध्यान देते। यार उतना तो छोड़िए, ये चेहरा देख रहे हैं, सेविंग। आज जब विकास प्रकाश की डेथ के बाद हम पहली बार सेविंग किए हैं, इसलिए नहीं कि स्मार्ट दिखें, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। हमारी सभा थी हजारीबाग में और शाम को सभा थी बलियापुर में। सीधे सैलून में बोलेंगे भैया कोई सेविंग वेविंग नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, मार दीजिए ब्लेड, एकदम साफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं अब पार्टी बना लिए हैं, तो अब ये सब जनता को जगाना, आम सभा करना, ये तो हो ही रहा है। लेकिन आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, जो पार्टी आप बनाएंगे उसके, लेकिन सिर्फ वही एक पोजीशन अभी तक जो है ओपन हुआ है। नहीं ऐसा बात नहीं, दिखेंगे बहुत सारे नौजवान हैं। मुझे लगता है 2024 के आगमन से पहले सारी चीज़ें, सही बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो नई जो पार्टी हमारी JBK से बनी है, वो इर्द गिर्द हमारे ही घूम के टिकती है, ये मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा में जो निकला हूँ, उसके बाद निकलता कोई अकेले है, लेकिन कारवा बनता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है 24 के आगमन से पूर्व ही सारी बातों का निर्धारण हो जाएगा। जो नए चेहरे होंगे, जो राजनीतिक में गलियारों में उनकी चर्चाएं भी होंगी, और बाकायदा हमारा दल अंदर अंदर बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है 2024 में हम लोग बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। उसमें आप सभी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मिथिलेश दा आपका तो खैर भरपूर योगदान होगा, आपका आभार। अब एक छोटा सा और मुद्दा छूट गया, उस पर बात कर लेते हैं। जब पहले हमने बात किया था, जब शुरू आप ये सब करके आप मीडिया में आए थे, तो आपसे हम पूछे थे कि पैसा कहाँ से मैनेज करते हैं, तो आपने बताया था कि फेसबुक और यूट्यूब के पैसे से हो जाता है। लेकिन ये पैसा, आपने ठीक सवाल बड़ी तगड़ा किया। ये पैसा आज जहाँ मेरी सभा थी, जगह का नाम प्रखंड चंदन क्यारी, विधानसभा चंदन क्यारी, और शायद गांव का नाम था डुंगरी बौआ डुंगरी। वहाँ इतने लोगों ने चंदा दिया, आप देख सकते हैं। हम भी एक बार देखें आपके सभा में बदलाव संघ, एक और बताइए 100 रुपया बस ये चंदा है हमारा। और अभी हम लोग को क्या चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, खाना तो माड़ भात खाते हैं, तभी हम लोग फिलहाल गाड़ी का पेट्रोल चाहिए। और जो लोग रांची दौड़ रहे हैं, कुछ कागजी कलम की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्राउड फंडिंग है। संभव हो पाएगा? काफी है। कितना की मैंने कहा, हमको लगता है 15 ज्यादा है, आप ध्यान से नहीं देखे, 2 को 500 का भी नोट है। 2000-2500 की संख्या में पैसा है, तो 2000 काफी है। धनबाद से बोकारो होने के लिए उतना पैसा काफी है। हम लोग को जो हमारी जरूरत है वो चंदा के माध्यम से आपके बीच है। आप देख सकते हैं, यही हमारी फंडिंग है, यही हमारा प्यार है, यही लोगों का हमारे प्रति समर्पण है।
चलिए, तो काफ़ी लंबी बातचीत आज जयराम महतो से हुई है और उम्मीद करते हैं हमने वो तमाम एंगल छुआ होगा। एक लास्ट एंगल छूट गया है, उसको हम अब छूना चाहेंगे। जब आप राजनीति में आ गए हैं, पार्टी बना लिए हैं, चुनाव में खड़ा होंगे, चाहे वो एमपी का हो चाहे एमएलए का हो, यहाँ यहाँ के जो लोग, जिसको आप कहते हैं यहाँ के लोग 1932 वाले, उनका तो सपोर्ट चाहिएगा। लेकिन बहुत ऐसा सीट है जहाँ पर उन बिहारी लोगों का, सो-कॉल्ड बाहरी लोगों का, जो बिहार से हों, यूपी से हों, उनका भी सपोर्ट चाहिए होगा, तभी आप लोग उन सीटों पर जीत पाएंगे। तो आप लोग वैसे लोगों के पास जाने वाले हैं चुनाव में कि सर हमको वोट दीजिए, आप या फिर महोदय आप हमको वोट दीजिए, ऐसा कुछ, या फिर उनसे पूरा दूरी भी बनाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य हमारा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग हमारे राज्य में हैं, आश्रय उसे हमारे राज्य ने दिया है, तो उसे हमारे राज्य की भाषा, हमारे राज्य की भावनाओं के साथ चलना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, हाल ही फिलहाल हमारी मीटिंग में वहाँ हम जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में यदि हमारे लोग रहते हैं तो वहाँ के लीडर को स्वीकार करते हैं, अपने दुख तकलीफ में उस लीडर को मानते हैं, वह उनकी लीडरशिप की बराबरी नहीं करते हैं, क्योंकि वह वहाँ रोजी रोजगार के लिए गए हैं, उनका घर कहीं और है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा को भी सीखा है, मराठी भाषा को बोलचाल में प्रयोग भी करते हैं। यानी ये दुनिया का रीत है कि जो जहाँ जाता है उस देश के अनुसार, उस परिवेश के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। तो हम तो बार बार वही कह रहे हैं, जब आप हमारे हिस्से का रोजगार लिए, जब हमारे हिस्से का नदियों का पानी लिए, जब हमारे हिस्से की ज़मीनों में अपने मकान बनाया, तो हमारे हिस्से की भाषा संस्कृति को सीखिए, हमारे लोगों के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से है और 1932 का खतियान, ये हमने कभी कहा किसी को यहाँ से बाहर कीजिए। हमने 1932 खतियान का जिक्र ये है कि उसके आधार पर एक डोमिसाइल बने और उस डोमिसाइल को जो झारखंड की जो नौकरियाँ हैं उन पर लागू होगा। हमने ये थोड़ी कहा कि जो सेंट्रल की नौकरियाँ होंगी आप नहीं लेंगे, हमने ये थोड़ी कहा कि आप व्यापार नहीं करेंगे, हमने थोड़ी कहा कि आप यहाँ रह नहीं सकते हैं। पहले समझिए कि 1932 की मांग क्या है। उसकी मांग है स्थानीय नीति से, और उस स्थानीय नीति को फिर इंक्लूड करना है नियोजन नीति में। तो ये तो भ्रामक बातें हैं। और दूसरा बात हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ एक व्यक्ति एक ही राज्य में, एक ही क्षेत्र में, एक ही गांव में वोटर आईडी रख सकता है। तो आप पिंटू श्रीवास्तव का विरोध करते हैं, जेएमएम में जो सीएम के प्रेस सलाहकार है, तो आपके पार्टी में भी कोई ऐसे पिंटू श्रीवास्तव आ गए जो कि झारखंड से नहीं लेकिन आपके पार्टी में या फिर आपको किसी तरह सहयोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर वो हमारा सहयोग मानवता के नाते, भाई एक बात बताइए, हमारा सहयोग बिहार के लोग करते हैं, हमारा सहयोग बंगाल के लोग भी करते हैं, लेकिन कौन लोग जिनमें ये भाव है कि भाई झारखंड हमारा छोटा भाई है, वो यही बात को कहते हैं। क्या खैर सही बात है, अगर हम लोग IAS IPS तो खैर ऊपर की चीज़ें, अगर BDO CO दरोगा, अगर ठेका पट्टा सब हम ही लोग वहाँ जाके करेंगे तो फिर झारखंड क्यों बना है? जो बढ़िया नेचर का व्यक्ति है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या पश्चिम बंगाल या गुजरात का हो, जो मानवता नेचर का व्यक्ति हो, तो कहता है कि आखिर झारखंड क्यों अलग हुआ? इसीलिए कि उसकी अपनी अलग पहचान हो, उसके लोगों को आगे आने का अवसर मिले। फिर अगर उस स्टेट में जाके हमें लोग डोमिनेट करें तो राज्य बनने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो ऐसा बात नहीं है, वो बिहार का हो या यूपी का हो या बंगाल का हो, अगर मानवता और माने झारखंड के मुद्दों सामाजिक न्याय की अगर बात करता हो, सामाजिक न्याय यानी 4 लोग हैं 4 रोटी है तो बराबर होना चाहिए। आप बलवान, इसका मतलब नहीं कि 3 रोटी आप लेंगे और बाकी एक हम लोग टुकड़ा करें। तो जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को मानता हो, वो किसी राज्य का हो, हमारा समर्थन करता है। बाकायदा हाई कोर्ट के जज ने हमें फ़ोन किया था, लड़ाई आपकी ठीक है, क्योंकि बिहार कई वर्षों से संपन्न है, वो सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है। आपके लोग अगर उनके साथ एक ही टेबल पर बैठ के क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, संभव नहीं आप उनके सामने टिक पाएंगे। एक UPSC और JPSC का तैयारी करने वाला एस्पिरेंट का एक सवाल, अंतिम सवाल ले लेते हैं, आप ही से था उसका सवाल, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो काफ़ी खुश भी होगा। वो पूछ रहा था, बृहद झारखंड भी हुआ, एक जो है मुद्दा है झारखंड का, और उसमें पुरलिया मानभूम का जो इलाका छूट गया है जिसको अलग कर दिया गया, ऐसा कुछ प्लान आउट में है बृहद झारखंड? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है अगर सदन में हमारी उपस्थिति हुई तो हम बृहद झारखंड की बात को रखेंगे, बृहद झारखंड की मांग को रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर झारखंड के बिना झारखंड अधूरा है। जी हाँ, लगभग 9 शायद पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम, क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालासर और एक ज़िला है, 9 ज़िला हैं जो छूटे हुए हैं। मैं बृहद झारखंड की बात रखूंगा अगर सदन में हमारी उपस्थिति हुई तो, क्योंकि उन ज़िलों के बिना ये जो झारखंड हमें मिला है ये कहीं ना कहीं अधूरा है, कटा सा है। यानी ये भी एक चालाकी थी कि सभी लोगों को एक साथ हमें, क्योंकि पहली बात है, भले भारत, आज हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये भी आप भी जानते हैं कि इंडिया का शासक कभी कोई नहीं हुआ है, ना भारत का कभी कोई शासक हुआ है। हमारा भारत बटा हुआ था, किसी कोई मगध का था, कोई उज्जैन का था, कोई तक्षशिला का था, कोई गांधार का था, तो कोई आपका चोल का राजा था, तो कोई चेर राजा था, तो कोई पांड्य राजा था, तो कोई कलिंग नरेश था।
तो ठीक उसी प्रकार हमारी एक आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय आइडेंटिटी, जिसको आप कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का ये जो पठार है, जिसमें संथाल परगना एक अलग शेड होता है, और कुल मिलाकर कुछ हिस्सा मिलके हमारा एक बृहद झारखंड बनता है, जिसमें उड़ीसा और बंगाल के भी कई पार्ट छूटे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी थी हमारी, तो उसे जानबूझकर एक जगह एकत्रित होने नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं। जब पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग बाकी जो सेक्टर है वहाँ भी स्ट्रांग हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जयराम महतो थे हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की और बाकी जयराम जी की पॉपुलैरिटी और उन मुद्दों पे बात हुई। अब देखना है, अभी चुनाव में कुछ एक समय और बाकी है। अब ये पूरा मूवमेंट जो है, ये जनता का सपोर्ट जो है, ये चंदा जो है कितना काम आता है और झारखंड कितना बदलता है, ये भी बताएंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहे झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।